वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हमारी जो ये बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ थी, इसकी लास्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम सर्कल के बारे में बात करेंगे। और सर्कल हमारे लिए 9th में इम्पॉर्टेंट था और साथ साथ 10th में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में भी टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट है सर्कल में, और वहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट 9th के भी यूज़ होते हैं। तो एटलीस्ट हमें सर्कल की बेसिक चीज़ें सब पता होनी चाहिए, तभी हम 10th में कंफर्टेबल सर्कल को कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से, सर्कल क्या होता है। तो क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि सर्कल एक प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर जो पेपर पे ड्रॉ की जा सकती है, या जो हमारी इमेजिनेशंस होती हैं हमें शेप्स के बारे में आइडेंटिफाई कराती हैं। तो जैसे तुमने देखा भी होगा कि जो हमारी घड़ी होती है उसमें जो मिनट और सेकंड और आवर की जो ये एंड होते हैं, ये जब मूव करते हैं तो जो इनका पाथ बनता है उसे हम सर्कल का नाम दे देते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। या इसके अलावा तुमने साइकिल का व्हील देखा होगा, वो भी सर्कुलर शेप में होता है। यानी सर्कल एक शेप है, यानी वो हमें इंडिकेट कराती है कि हम किस शेप की बात कर रहे हैं। जैसे रेक्टेंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप, ऐसे सर्कुलर शेप। जैसे हमारी ये जो बैंगल्स होती है ये भी सर्कुलर शेप में होती है, गोल होती हैं। इसका मतलब जो सर्कल है उसको अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ अगर ये कोई प्लेन है और प्लेन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, यानी इनफाइनाइट पॉइंट के कलेक्शन को हम प्लेन का नाम दे देते हैं। और ये कोई प्लेन है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर सपोज करो हम एक पॉइंट इस प्लेन का फिक्स कर दें और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम एक कांस्टेंट वैल्यू अपने दिमाग में ले लें, कोई कांस्टेंट नंबर जैसे x, और x का डिस्टेंस लेके हम ये कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट करें, ये सब डिस्टेंस हम x ही लेंगे। और अगर हम इस x डिस्टेंस के बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं तो तुम्हें एक सर्कुलर शेप दिखने लगेगी और एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। यानी सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। सर्कल ऐसे पॉइंट का कलेक्शन होता है जिनका डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स पॉइंट से फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। और उस फिक्स पॉइंट को हम जिससे डिस्टेंस नापते हैं सेंटर का नाम देते हैं, ये सेंटर होता है। और जो ये फिक्स डिस्टेंस की जिसकी हम बात कर रहे हैं x की, जो हमने कांस्टेंट डिस्टेंस रखा है, इसको हम रेडियस का नाम देते हैं। वैसे रेडियस का मतलब दो चीजों से होता है, या दो सेंस में हम रेडियस वर्ड को यूज करते हैं। एक तो इस लाइन सेगमेंट के लिए हम रेडियस वर्ड यूज करते हैं, जो सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को मिलाती है, उसके लिए भी हम रेडियस वर्ड यूज करते हैं। और एक इसकी लेंथ के लिए भी हम रेडियस वर्ड ही यूज करते हैं। यानी कि रेडियस का इस्तेमाल हम लेंथ के लिए भी करेंगे और इस लाइन सेगमेंट को इंडिकेट करने के लिए भी। कुल मिला के जो सर्कल है वो एक ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनका डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट रहेगा। अब इसके बाद जो हमारा सर्कल है वो आगे बढ़ेगा तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स और चलती हैं साथ साथ। जैसे कि तुमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सुने होंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी कि एक ही सेंटर पे डिफरेंट रेडियस के जब हम बहुत सारे सर्कल्स बनाते हैं तो इन सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का नाम देते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब सेम सेंटर पे डिफरेंट रेडियस के बहुत सारे सर्कल्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ टर्म इसमें और चलती हैं जिनमें कि अगर हम सर्कल के पार्ट्स की बात करें तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास पार्ट होता है, जिसका हम यूज अक्सर क्वेश्चंस में करते हैं, वो है आर्क। यानी जब हम सर्कल फॉर्म करते हैं, सर्कल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करता है, और जब हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हम एक पॉइंट पहले कांस्टेंट पॉइंट सेंटर को लेते हैं और अपनी कंपास में उसकी जो हमारी कंपास की जो नॉक होगी, पिन होगी, उसको तो हम उस पॉइंट पे फिक्स कर देंगे जहां हम सेंटर बोल रहे हैं, जिसे ओ से अक्सर डिनोट करते हैं। और एक कोई रेडियस अपने दिमाग में लेके आएंगे। और ये यूक्लिड का एक पोस्टुलेट भी था कि एनी सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। किसी भी सेंटर से हम किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यानी सर्कल को फॉर्म करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, सेंटर और रेडियस। तो हमने एक सेंटर सेलेक्ट कर लिया, उस पर अपनी कंपास रख दी और पेंसिल को एक कांस्टेंट कोई लेंथ लेके हमने उसको मूव करना स्टार्ट किया पेंसिल को, तो एक सर्कल फॉर्म हो गया। अब यानी कि इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि हम इस डायरेक्शन से इसको फॉर्म कर रहे हैं, अक्सर इसी से करते हैं। और वैसे हम ऐसे भी करना चाहे तो भी हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम सर्कल को काउंट करेंगे
और इंडिकेट करने का भी तरीका होता है सर्कल को, कि अक्सर हम जो इंडिकेट करते हैं सी, पहले सेंटर को इंडिकेट करते हैं ओ, और फिर कॉमा लगा के इसकी जो रेडियस होती है, मान लो आर रेडियस में ले रहा हूं तो रेडियस दिख देते हैं। ये इंडिकेशन है, सिंबॉलिक इंडिकेशन सर्कल का। अब इसका जो ये, अगर हम सर्कल को पूरा ना बनाएं, हम मान लो यहां से स्टार्ट करें और सर्कल को यहां लाके हम रोक दें, तो ये जो पीस होगा उस सर्कल का एक कंटिन्यूस पार्ट, क्योंकि सर्कल तो पूरा फॉर्म नहीं हुआ, हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इस पार्ट को हम नाम देते हैं आर्क। आर्क जो है उसका मतलब है कंटिन्यूस पीस ऑफ ए सर्कल, उस सर्कल का एक कंटिन्यूस पीस, एक कंटिन्यूस पार्ट। और आर्क को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो सर्कल बन जाता है। आर्क वैसे दो तरीके की होती है, तो वैसे देखा जाए तो तीन तरीके की बोल सकते हैं हम, कि अगर ये आर्क हम देखते हैं कि पूरे सर्कल को अगर हम दो पॉइंट ले लें, यहाँ मान लो मैं यहाँ ए पॉइंट ले लूं और यहाँ बी, तो एक आर्क तो मैंने ये बना दी ए बी। इसको या तो मैं आर्क ए बी लिख सकता हूं, और या फिर इस तरह से भी इंडिकेट कर सकता हूं, ऊपर इस तरह से ये निशान बना के, ये आर्क का इंडिकेशन होता है, आर्क ए बी। और इसको अगर मैं इसमें से ब्रेक करता हूं अलग, तो ये तो माइनर आर्क मान लो मैं कहता हूं ये लेंथ में छोटी है, और जो बाकी का इसका पार्ट बचा ये लेंथ में तुम्हें लग रहा होगा कि बड़ा है, तो ये जो आर्क बनेगी अब बाकी की, इसको मैं बी ए बोल देता हूं, क्योंकि मैंने बताया ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हम मूव करेंगे। तो अगर हमारा डायरेक्शन ये चल रहा है तो इसको अगर हम ए बी आर्क बोल रहे हैं तो इसको हम बी ए आर्क बोलेंगे। या फिर एक अच्छा तरीका है कि तुम इस पे एक पॉइंट लेके दिखा दो, इधर एक्स और इधर वाई। अब तुम इसको ए बी आर्क को ए वाई बी बोल सकते हो, ए वाई बी आर्क, और इसको तुम बी एक्स ए या ये बी एक्स ए या ए एक्स बी, तो अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर खाली इसको ए बी बोलोगे और इसको भी ए बी बोल दोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर दो पॉइंट से बोलते हैं तो फिर हमें वो पॉइंट्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा। इसको अगर हम ए बी बोलेंगे माइनर आर्क को, तो मेजर को बी ए बोलना पड़ेगा। तो ये जो बी ए है, अगर हमने पॉइंट दिखा दिया तो इसको अब मैं बी एक्स ए बोलूंगा, तो ये मेजर आर्क हो जाएगी, और ये माइनर आर्क। वो लेंथ के हिसाब से तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम एक कोई धागा रख के, कोई थ्रेड लेके और इसको इसके चारों तरफ लगा के यहाँ से इसको मेजर करते हो और इसको मेजर करते हो, तो तुम देखते हो कि इसकी लेंथ कम आएगी और इसकी लेंथ ज्यादा आएगी। और बाई चांस अगर दोनों की लेंथ इक्वल आएगी तो फिर ये सेमी सर्कल बन जाएंगे, ये आर्क फिर सेमी सर्कल की आर्क बन जाएगी। अब इसके अलावा एक तरीका हमारे पास और भी है कि हम किसी भी आर्क को जो मेजर कर सकते हैं वो डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं। एक तो लेंथ में मेजर करते हैं, और उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास 10th क्लास में एक फार्मूला भी होता है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये हमारा फार्मूला है लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट करने का। लेकिन इस फार्मूले को यूज करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो आर्क सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करती है, यानी ये सेंट्रल एंगल हमें पता होना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है तो हम ये आर्क की लेंथ निकाल सकते हैं, रेडियस अगर हमें पता है और लेंथ की आर्क भी हमें ये निकालनी है, तो ये थीटा पता है और ये रेडियस पता है, तो हम इस आर्क की लेंथ इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और इसका भी अगर हमें निकालनी है तो ये भी इसी फार्मूले से निकल जाएगा, बट वही है कि सेंट्रल एंगल हमें पता होना चाहिए, यानी कि आर्क सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रही है। अगर ये एंगल जो हम देखते हैं थीटा, अगर ये लेस देन 180 डिग्री आता है तो इसका मतलब ये माइनर आर्क है। और अगर ये एंगल 180 से बड़ा आता है, जैसे अब हम इसे नापेंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल आएगा, यानी कि 180 से ग्रेटर आएगा। तो इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी आती है तो ये मेजर आर्क हो गई। यहाँ पे थीटा जो आएगा, अगर तुम थीटा की वैल्यू जो इसकी लगाओगे इस वाले एंगल की, वो 180 से छोटी लगाओगे तो सीधी सी बात है 180 से बड़ी आएगी, क्योंकि दोनों मिला के 360 है। तो इसका मतलब ये फिर मेजर आर्क है और ये माइनर आर्क है। तो कुल मिला के सारी कहानी थीटा पे डिपेंड करेगी कि सेंट्रल एंगल क्या है। इसके अलावा एक ऑप्शन और है हमारे पास कि अगर ये थीटा 180 आ जाए एग्जैक्ट, तो फिर मैंने बताया कि सेमी सर्कल की आर्क बन जाएगी, यानी सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इक्वल आर्क, ये आर्क और ये आर्क दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी अगर ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है सेंटर पे, और ये इसका डिग्री मेजर कहलाता है। तो किसी भी आर्क को अगर हमें डिग्री में मेजर करना है, जैसे तो इससे तो एग्जैक्ट सेंटीमीटर में इसकी लेंथ निकल आएगी, लेकिन अगर हमें डिग्री में मेजर करना है, रफ तरीका होता है, तो हम एम ए बी से इंडिकेट करते हैं। मेजर ऑफ आर्क
ए बी, तो वो हम सीधा एंगल से निकाल लेते हैं कि ये सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रही है। तो अगर ये सेंटर पे बी ओ ए एंगल फॉर्म कर रही है तो इस आर्क की ये डिग्री मेजर हो जाएगी। सपोज ये थीटा की वैल्यू है 70 डिग्री, तो इसका मेजरमेंट हो गया 70 डिग्री। अगर हमें इसका निकालना है तो 360 में से 70 माइनस कर देंगे तो 290 डिग्री इसका मेजर आ जाएगा। तो मेजरमेंट से भी फिर हम ये नाप लेते हैं कि अगर ये मेजरमेंट हमारा 180 से कम आया तो इसका मतलब माइनर आर्क, और 180 से ग्रेटर आया तो मेजर आर्क। इसके अलावा हमारे पास एक टर्म और चलती है सर्कल में, वो है बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और तुमने अक्सर इस्तेमाल करी होगी क्वेश्चंस में, वो है आर्क की एक दूसरी सब्स्टिट्यूट कॉर्ड। कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के बारे में तुम्हें पता है कि उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ये सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। तो अगर इन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से हम कोई भी दो पॉइंट लेके उसको ज्वाइन करा दें तो ये जो लाइन सेगमेंट बनती है, इस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं फिर कॉर्ड। अब ये जो कॉर्ड है इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉर्ड और आर्क का आपस में कनेक्शन है। कॉर्ड और आर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। कैसे कनेक्टेड होती हैं कि अब हम जैसे आर्क को मेजर कर रहे थे कि वो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, ऐसे हम कॉर्ड को भी मेजर कर सकते हैं कि कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बनाती है। तो अगर ये कॉर्ड सेंटर पे थीटा एंगल बनाती है तो हम देखते हैं कि कॉर्ड ए बी जो आती है इसको हम कॉर्ड ए बी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो ये जो है कॉर्ड का इंडिकेशन होता है, और ये कॉर्ड भी हम इसी तरीके से मेजर कर लेते हैं कि सेंटर पे कितना एंगल बना रही है। तो अगर ये सेंटर पे एंगल बना रही है बी ओ ए, तो ये इसका मेजरमेंट हो गया कॉर्ड का। या हमने लेंथ को नापने की कोशिश करी तो हम लेंथ भी नाप सकते हैं, लेकिन हम इसको डिग्री से भी मेजर कर सकते हैं कि कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बनाती है। तो जितना ये कॉर्ड एंगल बनाती है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क भी उतना ही एंगल बनाती है। यानी आर्क बी ए जो एंगल बनाती है वो भी बी ओ ए बनाती है। तो इसका मतलब इससे हमें ये रिजल्ट निकलता है कि ये कॉर्ड ए बी और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ए बी आपस में इक्वल होती हैं, और कॉर्ड और आर्क दोनों एक ही सेंस में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अगर हमें सपोज करो कि इस सर्कल को हम बहुत सारी आर्क में डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारी कॉर्ड्स इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। हम मान लो एक आर्क इसमें और बना लेते हैं, यहाँ मैं एक पॉइंट सी और ले लेता हूँ और मैंने एक आर्क ए सी और बना दी, और अब मैं अगर इसको सेंटर को नापता हूँ, इस आर्क का मेजरमेंट नापता हूँ और ये भी थीटा के इक्वल आता है, यानी कि आर्क ए सी की जो वैल्यू है वो भी एंगल ए ओ सी जो आती है वो भी थीटा आती है, और पहले ये एंगल जो मैंने निकाला था बी ओ ए ये भी मान लो थीटा आया था। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि दोनों आर्क इक्वल है। तो अगर ये दोनों आर्क इक्वल है, इक्वल के लिए हम वर्ड कॉन्ग्रुएंट भी यूज करते हैं कि अगर ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है, आर्क बी ए और ए सी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल मानी जाएंगी। यानी दोनों कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगी, यानी कॉर्ड बी ए इक्वल कॉर्ड ए सी। तो ये हमें एक रिजल्ट मिलता है। और ये जो कॉर्ड्स है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कॉर्ड है ये सर्कल के सेंटर से पास हो जाए, यानी हमने ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी जो सेंटर से पास हो रही है। तो अब हम इस कॉर्ड का एक स्पेशल नाम डाल देते हैं, तुम लोग पता है बचपन से, डायमीटर। डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड का नाम होता है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है और वो सबसे लेंथ में लंबी भी होती है। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम डायमीटर का नाम देते हैं। डायमीटर भी दो सेंस में यूज होता है, एक तो इस लाइन सेगमेंट के लिए और इसकी लेंथ के लिए। और डायमीटर रेडियस का आपस का रिलेशन भी तुम लोग पता है कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, या रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। एक हम वर्ड और यूज करते हैं वो है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब अगर हम एक थ्रेड लेके, कोई धागा लेके और इसके चारों तरफ लगा के इसको मेजर करें तो इसकी जो टोटल लेंथ आती है हमारे सर्कल की वो इसकी सरकमफ्रेंस कहलाती है। उसके लिए पेरीमीटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम, ट्राइंगल क्वाड वगैरह में तो उसके लिए पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं, बट सर्कल में हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब लेंथ ऑफ द, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल की जो आउटर बाउंड्री है, पूरी जो बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ, यहां से तुमने जर्नी स्टार्ट करी वापस यहाँ आ गए तो जितना डिस्टेंस कवर किया वही उस सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ टर्म्स और भी हैं
क्योंकि जो सर्कल है वो फॉर्म होता है पॉइंट्स के कलेक्शन से, और पॉइंट्स एक प्लेन का पार्ट होते हैं, यानी कि प्लेन पॉइंट से बनता है। तो अब हमारे पास इसमें जो कहानी बनती है कि अगर हमने किसी प्लेन में एक सर्कल अगर ड्रॉ कर दिया तो वो सर्कल उस प्लेन के 3 पार्ट करेगा। सपोज करो ये मेरे पास एक प्लेन है और इस प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और अगर अभी मैं इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर दूं तो ये जो सर्कल है इससे इस प्लेन के जो पॉइंट्स हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। यानी कुछ पॉइंट तो तुम देख रहे हो कि सर्कल के ये दूर है, सर्कल से बाहर की तरफ आ रहा है। ये मान लो सर्कल का सेंटर है, ये पॉइंट है मान लो ए, और 1-2 पॉइंट ऐसे भी होंगे जो ये सर्कल के ऊपर भी तुम्हें दिख रहा है, जैसे बी। वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं लेकिन मैं 3 पॉइंट दिखाए, और कुछ पॉइंट तुम्हें अंदर भी दिख रहा है यहाँ। तो ये सर्कल के अंदर है मान लो सी। तो ये जो सर्कल है ये इस प्लेन को 3 रीजन में डिवाइड कर रहा है, एक सर्कल के रेस्पेक्ट में, कि ये वाले जो रीजन है ये एक्सटीरियर रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये एक्सटीरियर, ये वाला रीजन सर्कल, और ये वाला रीजन इंटीरियर। और ये जो सर्कल और इंटीरियर रीजन है ये मिला के एक डिस्क बन जाती है, सर्कुलर डिस्क। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये पॉइंट इंटीरियर है ये एक्सटीरियर है? तो भैया इसका तरीका एक तो ये है कि सीइंग, बाय सीइंग तुम देख के भी पता लगा लेते हो। ये एंटीना जो होते हैं हमारे, ये एंटीना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंटीना से सिग्नल आ जाता है कि ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये सर्कल पे है। बट मैथमेटिकली हम इसको कैसे प्रूव करते हैं? तो उसके लिए बहुत आसान तरीका होता है कि सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है हमें बस, और हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है जिसको हमें चेक करना है। जैसे हमने ए पॉइंट को चेक करना है, तो अगर हम एओ का डिस्टेंस देखेंगे सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, और रेडियस से कंपेयर करेंगे कि वो रेडियस से बड़ा है या छोटा, तो ये ग्रेटर है रेडियस से, रेडियस को क्रॉस करके आगे चले गए हम, तो रेडियस से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ए पॉइंट एक्सटीरियर है। अगर एग्जैक्ट रेडियस के इक्वल है, जैसे ओ बी इक्वल आर, तो इसका मतलब सर्कल पे है। और अगर ये रेडियस से छोटा आता है, जैसे ओ सी लेसर देन आर, तो इसका मतलब सी इंटीरियर है। तो सी की जगह हम ऐसे मैथमेटिकली भी इसको प्रूव करते हैं, और इसकी जरूरत हमें 10th क्लास में पढ़ने वाली है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं सर्कल में जो कि हम लोगों को कभी कभी यूज करनी पड़ती हैं। वो है एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेक्टर, कि अगर हमारे पास ये सर्कल है और इसकी मैं एक आर्क ले लूं, जैसे मान लो मैंने एक आर्क ले ली ए बी, और इस आर्क को अगर मैं यहाँ सेंटर से कनेक्ट करा दूं तो ये रेडियस होंगी, तो रेडियस और उनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क है उनके बीच का जो रीजन है ये सेक्टर कहलाएगा। इसका भी 10th क्लास में पूरा यूज है, चैप्टर है हमारे पास, इसे बोलते हैं सेक्टर। और ये जो सेक्टर है 2 तरीके के होंगे, क्योंकि आर्क 2 तरीके की होती हैं, तो अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो ये 2 तरीके के सेक्टर बन जाते हैं। एक तो ये सेक्टर बन गया और एक ये भी बन गया, ये 2 सेक्टर तैयार हो गए इसमें से। ये वाला अगर आर्क माइनर है तो ये माइनर सेक्टर कहलाएगा, और अगर ये वाली आर्क मेजर है, और मेजर आर्क का पता लग जाएगा एंगल से, अगर ये एंगल 180 से छोटा है तो माइनर आर्क, और अगर ये एंगल सेंट्रल एंगल इसका 180 से बड़ा है तो मेजर आर्क, तो ये मेजर सेक्टर कहलाएगा। वैसे इस सेक्टर का एरिया निकालने का भी फार्मूला हमारे पास है, मैं अभी हाथ का बता देता हूं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इससे हम सर्कल का जो ये सेक्टर बनेगा इसका एरिया निकाल सकते हैं। हाँ, एंगल तुम जो भी लगाओगे उसी सेक्टर का एरिया आ जाएगा। अगर तुमने ये माइनर सेक्टर का एंगल थीटा लगाया तो माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, और अगर तुमने 360 माइनस थीटा मेजर सेक्टर का एंगल यहाँ पुट कर दिया तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, क्योंकि रेडियस तो दोनों केस में सेम ही रहती है। इसके अलावा मैं हाथ के हाथ तुम्हें सर्कल के एरिया के बारे में बता दूं कि जो सर्कुलर हमारा ये रीजन होता है, इसका अगर हमें कभी कभी एरिया की जरूरत पड़ती है तो हम इसका एरिया आसानी से, एक फार्मूला होता है उससे निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। और कभी कभी ये जो आर्क है हमारी सर्कुलर आर्क, ये पूरा सर्कल की लेंथ टोटल सर्कमफ्रेंस, उसका निकालना है तो 2 पाई आर या पाई इंटू डी, कोई फार्मूला लगा के हम
सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास सेक्टर के अलावा एक और पार्ट हमारे पास तैयार हो जाता है सर्कल का ही। ये सब चीजें 10th क्लास में आएंगी, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, उसमें सब चीजें हमें पढ़ाई जाएंगी। वो है सेगमेंट। 9th में तो इनका यूज कम है कि अगर हमारे पास कोई कॉर्ड है, जैसे वहां आर्क थी, यहाँ कॉर्ड है, तो अगर हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी और इसकी एक कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है ए बी, तो एक कॉर्ड और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो रीजन है, जो नाव बनती है, नाव, इस नाव को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। तो ये जो माइनर सेगमेंट है, इसकी पहचान ये भी है कि ये सेंटर इस पे लाइज नहीं करेगा, माइनर सेगमेंट पे सेंटर लाइज नहीं करेगा। चेक करके देख सकते हो, इस आर्क को सेंटर से मिला के देख लो, अगर ये एंगल 180 से छोटा आ रहा है तो माइनर सेगमेंट है, और अगर ये 180 से बड़ा आ रहा है तो मेजर सेगमेंट है। अगर ये माइनर सेगमेंट है, मैं यहाँ एक्स डाल दूं, ए एक्स बी, अगर ये माइनर सेगमेंट है ए एक्स बी, तो इसका मतलब ये जो बाकी का पोर्शन बचता है सारा, ये व्हाइट कलर का जो मैंने लाइन खींची है, ये फिर मेजर सेगमेंट हो जाएगा। मेजर सेगमेंट। तो ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट, यानी दो सेगमेंट में डिवाइड कर देती है कॉर्ड किसी भी सर्कल को। अगर ये हमने एक सर्कल लिया और एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, तो ये सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये इस तरीके से। ये नीचे वाला छोटा वाला नाव माइनर सेगमेंट, ऊपर वाली मेजर सेगमेंट। इसके बारे में भी हम अभी और डिटेल में इसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फार्मूले वगैरह सब 10th क्लास में आ जाएंगे हमारे, और वहां तुम इनको कर सकते हो। अब आते हैं हम अपनी क्लास 9th की कुछ थ्योरम्स पे जो हमें यूज करनी होंगी आगे 10th क्लास में भी। और वो थ्योरम्स में सबसे पहली थ्योरम यह है कि जो हमारा कोई भी सर्कल है, सर्कल में अगर एक सर्कल की बात चल रही तब भी ये वैलिड है, और दो सर्कल की बात चलेगी तब भी वैलिड है, क्योंकि दो सर्कल के कॉन्सेप्ट में हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल भी होते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब केवल इतना है, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में तो हमारे पास 3 पार्ट होने चाहिए इक्वलिटी में, बट सर्कल की कॉन्ग्रुएंसी में, क्योंकि सारे सर्कल शेप में एक जैसे होते हैं, केवल एक चीज डिफरेंट हो सकती है, और वो है रेडियस। तो अगर मान लो हमारे पास किसी सर्कल की रेडियस इक्वल है, दो सर्कल की रेडियस इक्वल है, तो अब हम इनको कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोल सकते हैं। ये मान लो इसका सेंटर O है और इसका सेंटर O' है, तो ये सर्कल C, इसको इंडिकेट करूंगा COR, और इस सर्कल को इंडिकेट करूंगा CO'R। तो मैंने इसकी रेडियस को इक्वल कर दिया, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गए। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब उनकी रेडियस 100% इक्वल है। तो ये जो थ्योरम है, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स पे भी चलती है और एक सर्कल पे भी। तो थ्योरम क्या है कि अगर ये सर्कल है, अब इसमें अगर मैंने दो कॉर्ड डाल दी और ये कॉर्ड आपस में इक्वल है, अब ये चाहे कॉन्ग्रुएंट सर्कल की कॉर्ड है या एक ही सर्कल की कॉर्ड है, दोनों में वैलिड होगा ये रिजल्ट। तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी कॉर्ड्स, वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। यानी थ्योरम ये हो गई कि अगर ये कॉर्ड आपस में इक्वल है, ए बी इक्वल सी डी, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो सेंटर पे एंगल बना रही है ए बी ए ओ बी, ये एंगल इक्वल होगा ये जो सी डी सेंटर पे एंगल बना रही है एंगल सी ओ डी। और ये है हमारी जो थ्योरम में 10.1 है 9th क्लास में, और इसी की मिलती जुलती 10.2 है इसका कन्वर्स, कि अगर ये दो कॉर्ड, कोई भी दो कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं, एंगल एओबी इक्वल एंगल सीओडी, देन तो इससे हमें रिजल्ट मिल सकता है कॉर्ड ए बी इक्वल कॉर्ड सी डी, यानी कन्वर्स। अगर एंगल इक्वल बना रही है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी, और अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। अब ये मैं एडिशनल तुम्हें बता दूं कि जरूरी नहीं दो कॉर्ड है, 3 भी हो सकती हैं। अगर ये कॉर्ड में एक तीसरी कॉर्ड ड्रॉ कर दूं, सपोज डी ई, और ये भी सेंटर पे अगर इतना ही एंगल बनाएगी, तो ये तीसरी कॉर्ड भी इनके जैसी ही होगी, यानी ये भी कॉर्ड इनके बराबर होगी। या अगर ये तीनों कॉर्ड बराबर है तो ये तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ये थ्योरम खाली दो कॉर्ड में नहीं, 3 में, 4 में, 5 में, इनफाइनाइट कॉर्ड्स, यानी इनफाइनाइट कॉर्ड्स अगर इक्वल है सेंटर पे इक्वल एंगल ही बनाएंगे। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में भी यही काम होगा। अगर इसमें मैं इक्वल कॉर्ड ले लेता हूं दो अलग अलग सर्कल में, बट ये कॉन्ग्रुएंट अगर सर्कल है तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल ही बनाएंगी। ये काम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में भी चलेगा। तो ये हमारी होगी 2 थ्योरम। इसके बाद में हमारे पास
तीसरी जो थ्योरम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर हमें वो यूज करनी पड़ती है। मैं यहाँ 9th को बेस बना के चल रहा हूँ, तो 9th में वो थ्योरम 10.3 है। और थ्योरम क्या है कि अगर ये सर्कल है और ये एक कॉर्ड मैंने ले ली सर्कल में, कॉर्ड ए बी, और मैंने एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसके यहाँ के एंड पॉइंट से कोई भी रेडियस लेके मैंने यहाँ से 2 आर्क लगा के इंटरसेक्टिंग, और ये एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसकी एक कंडीशन मैंने कर दी कि सेंटर से पास हो रहा है। तो हम देखेंगे कि ये कॉर्ड के मिड पॉइंट से ही पास होगा, यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। कि अगर ये जो मैंने डाला है OM, ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB पे और O इसका सेंटर है, यानी सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब देन AM इक्वल BM, यानी कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। यहां पे भी फिर इसका कन्वर्स चलेगा, और कन्वर्स क्या चलेगा 10.4, कि जो लाइन किसी भी सर्कल के कॉर्ड के मिड पॉइंट को, अब की बार उल्टा है, मैं मिड पॉइंट दे रखा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, और सेंटर से मिलाएगी, तो वो हमेशा इस पे परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हमें ये दे रखा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, तो इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि OM परपेंडिकुलर और O सेंटर है, O इज द सेंटर, O सर्कल का सेंटर है, तो हमें रिजल्ट मिलेगा कि OM परपेंडिकुलर टू AB। तो अगर हमने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी मिड पॉइंट पे काटेगा, और अगर हमने कॉर्ड के मिड पॉइंट से सेंटर को मिलाया तो वो जो लाइन सेगमेंट होगी वो उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी। अब इसकी जो 5th वाला केस है उसमें एक हमें चीज सीखने को मिलेगी 5th वाले केस में, यानी थ्योरम 10.5 में। और वो थ्योरम ये है कि अगर सपोज करो कि हमारे पास 2 पॉइंट है, तो एक लाइन को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो एक यूनिक सर्कल को ड्रॉ करना है हमें, तो हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। जैसे कि लाइन को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है, ऐसे किसी सर्कल को, यूनिक सर्कल को डिफाइन करने के लिए कम से कम 3 पॉइंट की जरूरत होती है। तो यही है इसमें हमारी थ्योरम 10.5 कि a unique circle can be passing through 3 given non collinear points। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास हो सकता है, यानी एक यूनिक सर्कल हमें ड्रॉ करना है तो हमें एटलीस्ट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जरूरत होगी। अब आते हैं इसके बाद अपने एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पे, थ्योरम 10.6। और थ्योरम 10.6 जो है हमारी, वो ये है कि जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट चलता है, बचपन से हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक लाइन है और हमें इसका डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट से, तो हम परपेंडिकुलर से निकालते हैं। ये तो पहली बात तो अपने दिमाग में रखोगे कि कभी भी हमें अगर डिस्टेंस मेजर करना होता है तो उसमें हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, और वो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वही उस लाइन का उस पॉइंट से डिस्टेंस कहलाती है। तो अगर हमारे पास ये सेंटर है सर्कल का और ये कोई कॉर्ड है, मान लो मैंने 2 कॉर्ड लेनी, एक कॉर्ड AB और एक कॉर्ड CD, और अगर मैंने इस कॉर्ड का डिस्टेंस यहां से नापने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM, ऐसे ही मैंने इस CD का डिस्टेंस नापने के लिए एक परपेंडिकुलर डाला ON, तो ये मैंने डिस्टेंस नाप के देखे इन दोनों कॉर्ड्स के, तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो अगर ये कॉर्ड्स इक्वल है, इफ कॉर्ड AB इक्वल कॉर्ड CD, ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये डिस्टेंस भी इक्वल होंगे, यानी OM इक्वल ON। या तुम ऐसा अगर काम करके देखो कि ये सर्कल ले लो और ये सेंटर ले लो और यहाँ से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके एक कॉर्ड ड्रॉ कर दो, और फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके एक कॉर्ड ड्रॉ कर दो, तो तुम देखोगे इन दोनों की लेंथ इक्वल आएगी, यानी इक्वल कॉर्ड्स आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये इसका कन्वर्स हो गया, और सीधा सीधा ये हो गया कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होते हैं, और कन्वर्स हो गई कि अगर कॉर्ड्स का डिस्टेंस इक्वल है सेंटर से तो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी लेंथ के हिसाब से। तो ये 2 थ्योरम हमारे पास हो गई। तो फाइनली अब हमारी ये 7 थ्योरम हो चुकी हैं। अब इसके बाद में हमारी सबसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है 8th थ्योरम, वो है हमारी एंगल्स के बेस पे। यहाँ एंगल्स का भी रोल है, और सर्कल में अक्सर 2 तरीके के एंगल की बात हम करते हैं कि एक तो कॉर्ड जो होती है हमारी, और एक जो आर्क होती है।
दोनों के हमने केस पढ़ लिए कि कॉर्ड का जो एंगल है वो कैसा बनाती है। तो एक एंगल हमने पढ़ा कि कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाती है। अब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास और निकल के आता है कि कॉर्ड सर्कल का जो ये पार्ट होता है कहीं भी एंगल बना सकती है। अगर इसको हम इससे कनेक्ट करा दें तो ये कहीं भी एंगल बना सकती है। तो ये दो तरीके के एंगल बनाएगी कॉर्ड, एक तो सेंटर पे और एक इस पूरे सर्कल पे। ऐसे ही आर्क भी सेंटर पे भी एंगल बनाएगी और ये रिमेनिंग पार्ट पे भी बनाएगी। तो यहाँ एक कनेक्शन बनता है, एक थ्योरम होती है हमारे पास। अब हम खाली इस केस को लेंगे और ये हमारा बेस थ्योरम है, थ्योरम 10.8, कि अगर कोई आर्क है और वो सेंटर पे कोई एंगल बनाती है, मान लो एंगल AOB, तो उसी आर्क का जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी अगर मैं ये आर्क को बोलूँ माइनर आर्क AB, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा है यानी B से लेके A तक की जो आर्क है, इस पे कहीं भी कोई पॉइंट लेके, कहीं भी कोई भी पॉइंट लेके अगर हम उसको इसी आर्क से कनेक्ट करा दें कि जिससे उस एंगल का वर्टेक्स तो आर्क पे आना चाहिए और उसके एंगल की जो एंड पॉइंट है वो उसी आर्क पे कॉन्साइड हो जानी चाहिए एंड पॉइंट पे। तो हम देखते हैं कि इन दोनों एंगल में आपस में कनेक्शन बनता है कि एंगल AOB ट्वाइस होता है एंगल APB का। मान लो एक पॉइंट मैंने P लिया, तो थ्योरम होती है कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस या डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कि कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो एंगल उसके रिमेनिंग पार्ट पे उसी आर्क से जो एंगल बनता है उसका डबल होता है। यानी अगर ये एंगल x का है तो ये एंगल 2x का होगा। ये कांस्टेंट रिलेशन है। तो ये हमारी है थ्योरम 10.8। इसी के साथ में फिर एक थ्योरम 10.9 चलती है और उसमें ये चलता है कि अगर यही आर्क मान लो AB आर्क है, अब इसके रिमेनिंग पार्ट में मैंने एक की जगह दो पॉइंट ले लिए P और Q। अब अगर मैं ये आर्क से देखता हूं P पॉइंट पे कितना एंगल बनाती है या मैं Q पॉइंट पे देखूं ये कितना एंगल बनाती है, तो मैं देखूंगा कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये आर्क के जो एंड पॉइंट है इन्हीं से एंगल फॉर्म हो रहे हैं दोनों, और इनके जो वर्टेक्स है एंगल्स के वो इसी सर्कल पे राइज कर रहे हैं। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, एंगल APB इक्वल एंगल AQB। और इस थ्योरम का नाम है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं कि दो, तीसरा भी बना सकते हो। ये तीसरा एंगल भी इतने का ही होगा जितने के ये होंगे। कितने भी एंगल बनाओ इस पार्ट पे उनके एंगल का वर्टेक्स यहाँ पे आना चाहिए, ना तो सर्कल के अंदर रहेगा ना सर्कल के बाहर जाएगा। तो अगर उसका जो एंगल बनेगा वर्टेक्स सर्कल पे लाइज करे और उसके एंगल के एंड पॉइंट उसी सेम आर्क पे आ जाए तो सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एक थ्योरम और है, वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है लेकिन यूज होती है कि अगर मान लो ये सर्कल है और ये इसका कोई डायमीटर है, यानी कि सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब तुम इस सर्कल पे कहीं भी कोई पॉइंट लेके इससे कनेक्ट करा दो इसको, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का आता है। ये कहलाता है एंगल इन सेमी सर्कल। अब ऊपर नहीं नीचे भी अगर तुम लेके इसको मिलाओगे तो भी ये 90 डिग्री का होगा। ये कहलाएगा एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री का बनता है, राइट एंगल। इसके बाद में अभी हमारे पास फिर एक थ्योरम और है 10.10। वैसे वो यूज तो ज्यादा नहीं होती है बट वो एक तरह से एंगल इन ये जो सेम सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट था इसका कन्वर्स होती है कि अगर एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास AB और ये सेम साइड अगर दो एंगल बना रही है सेम साइड एक ही तरफ और बाय चांस ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, एंगल APB इक्वल है एंगल AQB। ये है थ्योरम 10.10। ये दोनों एंगल इक्वल है। देन इससे हमें रिजल्ट मिलता है कि अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो वो PQ और AB से पास हो जाएगा, यानी कि ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे, यानी एक सर्कल पे लाइज करेंगे, क्योंकि वो तुम देख रहे हो कन्वर्स ऑफ सेम सेगमेंट कि ये एक आर्क है और ये एक एंगल बना रही है सर्कल पे और ये इधर एक एंगल बना रही है, तो एंगल आपस में इक्वल होंगे ही होंगे, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। लेकिन तभी होगा जब ये दोनों पॉइंट सर्कल पे लाइज करेंगे। तो ये इसका कन्वर्स हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि ABQP इज ए साइक्लिक क्वाड। ये एक नई चीज बन जाएगी, साइक्लिक क्वाड। यानी कि कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं
आपस में, जैसे ए से बी को, बी से क्यू को, क्यू से पी को, पी से ए को, तो ये फिगर एक साइक्लिक क्वाड की कहलाती है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया इसी थ्योरम के बाद, यानी अब हम ए बी पी क्यू को साइक्लिक क्वाड बोल सकते हैं। और ए बी पी अलग अलग बोलेंगे तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, क्यू पॉइंट एंड पी पॉइंट आर कॉनसाइक्लिक, और कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स को ज्वाइन कराने से क्या बन जाता है, साइक्लिक क्वाड। तो ये जो साइक्लिक क्वाड होता है इसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है? एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये होती है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। एंगल ए और क्यू का सम 180, इधर बी और पी का सम भी 180। दोनों पेयर जो बनते हैं, उन दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट एंगल्स के, उनका सम 180 होता है। ये तो इसका एक रिजल्ट हुआ। बाकी एक रिजल्ट और होता है कि अगर इसकी तुम किसी भी साइड को आगे प्रोड्यूस कर दो तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये एक्सटीरियर एंगल, ये इसके जो साथ वाला इंटीरियर एडजेसेंट एंगल होता है उसके अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। ये एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा, मान लो मैं इसको ए बी को प्रोड्यूस कर दूं सी तक, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना क्यू बी सी, ये इक्वल होता है, इसके साथ वाले को छोड़ दो, उसके सामने जो एंगल बैठेगा जस्ट, यानी एंगल पी के इक्वल होगा। तो ये एक और प्रॉपर्टी होती है। कन्वर्स की अगर बात करें तो किसी भी क्वाड का, अगर ये कोई क्वाड है ए बी सी डी, और मैं तुम्हें ये दे दूं कि ये एंगल 110 का है और ये एंगल दे दूं 70 डिग्री का है, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इनका सम 180 आ रहा है, तो अब तुम ये कह सकते हो कि ये साइक्लिक क्वाड है। यानी कि किसी भी एक पेयर का अगर सम 180 आता है, यानी एक पेयर अगर किसी क्वाड का सप्लीमेंट्री है, तो उस क्वाड को फिर तुम साइक्लिक क्वाड बोल सकते हो। तो ये सब बातें तो हो गई 9th क्लास की। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें 10th क्लास का भी इंट्रोडक्शन देता हूँ। एक टॉपिक इसमें सर्कल में और चलता है इसके साथ साथ, वो है टेंजेंट। कि अगर हमने किसी प्लेन में एक सर्कल ड्रॉ किया और एक लाइन हमने ड्रॉ की, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक तो ये है कि ये सर्कल अलग है, लाइन अलग है, ये सर्कल कहलाएगा और ये लाइन कहलाएगी। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये लाइन इसको टच करती हुई जा रही है, एक यूनिक पॉइंट पे सिनिक करती हुई जा रही है, टच करती हुई, बहुत स्लो। तो इस केस में अब हम इसको लाइन ना बोल के एक स्पेशल नाम देते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट। और इस केस में ये तो सर्कल ही है। और एक केस हमारे पास और बनता है कि अगर ये सर्कल है और ये लाइन इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई पास होती है, तो ये कहलाती है सिकेंड, और ये सर्कल है। तो अब हमारा 9th क्लास का हीरो है टेंजेंट। वैसे तो इसके बारे में पूरा तुम्हें 10th की वीडियो में सब मिलेगा और 10th में तुम पढ़ोगे भी, लेकिन यहाँ मैंने तुम्हें हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया टेंजेंट्स के बारे में, कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और जिस पॉइंट पे ये सर्कल को कनेक्ट करती है, टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, वो सर्कल का और इसका कॉमन पॉइंट होता है। और अगर इस पॉइंट को हम सेंटर से मिलाएं तो हम इसे रेडियस का नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ हमारी 2 थ्योरम चलती है, 10.1 और 10.2, कि एक तो ये जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, जो रेडियस होती है वो इस टेंजेंट पे, मान लो मैं इसका नाम डाल दूं ए बी, तो इस टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर होगी, ओपी परपेंडिकुलर टू एपीबी। और एक हमारे पास चलती है थ्योरम 10.2, लेकिन उसमें हमारे को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जो टेंजेंट्स होती हैं, एक पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट डाल सकते हैं हम, लेकिन अगर हम एक सर्कल के बाहर कोई पॉइंट ले लें तो वहां से हम 2 टेंजेंट डाल सकते हैं। यानी सर्कल के किसी एक्सटीरियर पॉइंट से हम सर्कल पे 2 टेंजेंट डाल सकते हैं। और सर्कल की जो टेंजेंट्स होती हैं 2 किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लो पी ए और पी बी, ये मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो इनकी जो लेंथ होती है, अब लेंथ का मतलब क्या होता है तो मैं तुम्हें बता दूं, जहां से टेंजेंट डालना है और जहां वो सर्कल को कनेक्ट कर रही है उसी को हम लेंथ बोलते हैं। इतना पार्ट जो है यहां से यहां तक की जो लाइन सेगमेंट है वो हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट में काउंट होती है। तो ये जो लेंथ है हमारी P से लेके A तक का डिस्टेंस, और इधर अगर हम देखें तो P से लेके B तक का डिस्टेंस, ये आपस में इक्वल होता है, AP बराबर BP। लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो ये 2 थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे
अब सर्कल की जो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है उसमें। तो ये मैंने तुम्हें सर्कल के बारे में काफ़ी कुछ बताया, और इसको तुम पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा बेसिक सर्कल का क्लियर हो जाएगा। और मेरे को उम्मीद है कि अब ये तुम्हें समझ में आया होगा। और आगे अब मैं एक 10th क्लास की नई सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्विक रिवीजन सीरीज। उसमें मैं चैप्टर वाइज जो कॉन्सेप्ट है वो लेके चलूँगा, कि उसमें हर चैप्टर को मैं इंडिविजुअल फोकस करूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक और विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिससे पूरा चैप्टर एक बड़ा ही शॉर्ट में रिवीजन उसका हो जाए, और वहाँ हमारे सारे टॉपिक कनेक्ट हो जाए, और उसके कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। थैंक यू।